चलिए, डैनियल डेफो लाइफ एंड वर्क, ठीक, कि जीवन और उसके काम को देखने वाले हैं। शानदार तस्वीर तुम्हारे सामने है। अ, लगभग मतलब ऐसे ही लगते थे वो, डैनियल डेफो, ठीक। ओके, अपनी खुद की जर्नी को लिखा है उनने, है ना। चलो, डिफोज बोर्न इन 1660, 1660 में पैदा हुए। वाज एन इंग्लिश राइटर, जर्नलिस्ट एंड स्पाई। राइटर का मतलब जानती हो, जर्नलिस्ट का भी जानती हो ना। जर्नलिस्ट मतलब, अरे न्यूज वगैरह में काम करते हैं, न्यूज वगैरह में, मनीषा, है ना। और स्पाई, और स्पाई, गुड। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज नॉवेल। ये अक्सर जाने जाते हैं किस चीज के लिए, इनकी एक नॉवेल है जिसका नाम है रॉबिन्सन क्रूसो। फिर डॉट, डिफोज प्रोलिफिक करियर, इनका जो शानदार करियर है, स्पेंड मतलब फैला हुआ है, डाइवर्स जेनरा, बहुत सारे जेनरा में लिखा है। फ्रॉम पॉलिटिकल पैम्पलेट्स टू फिक्शन, मतलब पहले इनने पॉलिटिकल पैम्पलेट लिखे, पैम्पलेट, और फिर इनने लिखे फिक्शन, मतलब पैम्पलेट से लेके फिक्शन तक इनने सब कुछ लिखा है। सही है बात, चलो बढ़िया। नेक्स्ट, अर्ली लाइफ एंड इन्फ्लुएंसेस। चलो ठीक है, आगे बढ़े। अर्ली लाइफ एंड इन्फ्लुएंस, बर्थ एंड फैमिली, बोर्न टू जेम्स एंड एनी फो इन लंदन। इसके यहाँ पैदा हुए, जेम्स और एनी फो के घर में, 1660 में। हिज फादर वाज अ प्रॉस्परस, इतने का मतलब होता है कि वो एक बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति थे, है ना। फेलो, टेलो कैंडल या फेलो कैरेक्टर हो सकता है ये, ना, एक ऐसे अच्छी पर्सनालिटी। एजुकेशन की बात करें, अटेंडेंट रेवरेंड जेम्स फिशर, ये नाम है स्कूल का, रेवरेंड जेम्स फिशर्स, मतलब ये सॉरी पर्सन है, इनका स्कूल था, मतलब बोर्डिंग स्कूल, बोर्डिंग स्कूल जानते हो जहां बच्चे रह के पढ़ते हैं। इन डॉर्किंग, एक प्लेस का नाम है डॉर्किंग। लेटर स्टडीज, बाद में इनने पढ़ाई की एट चार्ल्स मॉर्टन्स एकेडमी, एक पर्सन है चार्ल्स मॉर्टन, उनकी एक एकेडमी है, उसमें पहले पढ़ा रेवरेंड जेम्स फिशर के बोर्डिंग स्कूल, एंड देन चार्ल्स मॉर्टन के एकेडमी में। क्लियर। नाउ रिलीजियस इन्फ्लुएंस, इन पे धर्म का क्या प्रभाव पड़ा, समझ गए, इन पे धर्म का क्या प्रभाव पड़ा। वो देखें, रेज्ड इन अ डिसेंडिंग फैमिली, अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए। दिस शेप हिज पॉलिटिकल एंड रिलीजियस व्यू थ्रू आउट लाइफ। दिस शेप हिज पॉलिटिकल, इनने आकार दिया अपने पॉलिटिकल, अपने राजनीतिक एंड रिलीजियस एंड धार्मिक व्यूज, अपने मतलब वो अपने क्या बोलते हैं, अपने पॉइंट्स को या अपने व्यू को, मतलब अपने बातों को थ्रू आउट लाइफ, जीवन भर इनने इन चीजों को अपना, मतलब पॉलिटिकल और रिलीजियस को एक रास्ता दिया बातों के लिए कि ऐसे होना चाहिए चीजें, ठीक। ओके, चलो ये हम बता दे रहे, जर्नल बिगिनिंग एज अ जर्नलिस्ट एंड पैम्पलेटियर, मतलब आ रहा है समझ में। अब तो सिंपल है, इतना तो नहीं करेंगे, समझ गए ना। जर्नलिस्ट मतलब एक पत्रकार, और पैम्पलेटियर मतलब जो पैम्पलेट छपवाने वाला होता है स्पेशली। नंबर 1, फर्स्ट पब्लिकेशन, began writing political pamphlet in 1680s. His work often criticized by government. इनने जो पहली बार लिखा तो गवर्नमेंट ने इनको गालियां दी, और यहाँ तक की कोशिश करे कि भैया निपटाई देंगे, गवर्नमेंट से यही होता है। फिर जर्नलिस्टिक कैरियर, फिर जर्नलिज्म की बात करें, वर्क्स सॉरी रोट फॉर वेरियस पीरियोडिकल्स, मतलब बहुत सारे पीरियोडिकल्स के लिए इन्हें लिखा। तो सबसे पहले आप समझ लो कि पीरियोडिकल्स होते क्या है। पीरियोडिकल मतलब एक प्रकार का, मान लो कि आज हमने न्यूज़पेपर में कोई बात छपवाई, तो हम लगातार 4-5-6 दिन अपनी उसी बात को कंटिन्यू करेंगे। क्या करेंगे, कंटिन्यू, या तो हम रोज करेंगे, या हम बोले हमने इस हफ्ते में तुम्हें एक बात लिखी और अगले हफ्ते में सेम बात तुम्हें फिर से उसी बात को हम आगे करेंगे। पीरियड बाय पीरियड चलती है बात, समझ गए। ओके,
Now come to the next. Founded and edited the Review. लंदन का एक मोस्ट फेमस न्यूज़पेपर है, उसका ये फाउंडर थे और इन्हें उसको एडिटिंग किया. अ थ्राइस वीकली पब्लिकेशन, ये 3 हफ्तों में एक बार आता था. देखो ना, थ्राइस वीकली पब्लिकेशन, वीक में 3 बार आता था, सॉरी. ठीक है, मतलब हर 2 दिन में आता था. ठीक. आज ये द रिव्यू है ना, वर्ल्ड के बहुत बड़े न्यूज़पेपर में शामिल होता है. गूगल पे देख लेना, द रिव्यू, है ना, समझ के, बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है. लिटरेचर के वर्क छपते हैं इस पे भी. नाउ द नेक्स्ट इज controversial topic. Address issue like religious tolerance. इनने धार्मिक सहिष्णुता के मुद्दे को उठाया एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, इस टॉपिक को उठाया. समझ गए, बोलने की आजादी. ऑफन यूज सटायरिकल एंड आयरनी, अक्सर ये सटायर और आयरनी का यूज करते थे. क्लियर, ये रही बात. ओके, क्लियर है ना. चलो आगे बढ़े. न्यूज प्रिंटर देख लो, पहले प्रिंटर ऐसे ही हुआ करते थे. जी हाँ, बिल्कुल. और पंचिंग मशीन हुआ करती थी. नहीं समझे कैसे? देखो, ये दिख रहा है, तो एक, ये जो दिख रहा है ना, ये डब्बा, इस डब्बे में एक सीट चिपकी होती थी. नंबर सेट करके इसको फंसा देते थे. फिर उसको, ये ऊपर का दिख रहा है, इस रोलर को ऐसे घुमाते थे तो ये नीचे छप जाता था कागज पे. हाँ, मैनुअली प्रिंटिंग मशीन हुआ करती थी, ऑटोमेटिक नहीं थी. अब तो बहुत आगे बढ़ गए अपन. सही है, आगे बढ़े. चलो यहाँ थोड़ा सा आप लोग करोगे. यस, मेजर लिटरेरी वर्क्स. रॉबिन्सन क्रूसो, 1719 में. ये वाली बात है, 40 में जन्म हुआ. फिर लिखना कब शुरू किया? 40 साल की एज में, सॉरी 60 साल की उम्र में लिखा ये पहला वर्क. मतलब पहला नहीं, सॉरी, मेजर वर्क में, बड़े खास चीजों में 60 साल के बाद पहचान मिली भैया को. लोगों का संघर्ष देख रहे हो, संघर्ष देख रहे हैं, कितने बाद, 60 साल के बाद लिखा. His most famous novel, it tells the story of castaway. Castaway मतलब ऐसी जगह पे रहना जहाँ दुनियादारी नहीं होती. Who spent, who spends, उसने बिताए years on the remote tropical island. Remote tropical island मतलब ऐसा कि जहाँ दुनिया का कोई कंट्रोल नहीं होता. कहाँ से दूर, बिल्कुल. ट्रॉपिकल आइलैंड्स मतलब जहाँ पे जंगल ही जंगल होता है. ठीक. मॉल फ्लैंडर. The Picasquo novel follow the adventure of its eponymous heroines. देखो जरा, eponymous means, anonymous तो अनजान होता है, eponymous मतलब खतरनाक को और खतरनाक बना. और टफ बना दिया. डेफिनेशन आ गई थोड़ी सी उसकी समझ में. चलो देखें. यस, देखो, पिकास्क्यू नोवेल फॉलोइंग द एडवेंचर इन इट्स इपोनिमस हीरोइन. इपोनिमस मतलब एक अनजान नाम से, मतलब कोई भी अनजान नाम एक हीरोइन को दे देना. ठीक. हाँ, मतलब अननेम्ड, उसको कोई प्रॉपर नाम ना देना. ठीक है. एक्सप्लोर थीम ऑफ मोरालिटी एंड द सर्वाइवल, नैतिकता और संघर्ष की कहानी हीरोइन की. फिर होता है अ जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर. प्लेग ईयर की कहानी को एक जर्नल के थ्रू बताया. प्लेग जानते हो ना, जब ग्रेट प्लेग हुआ था. ग्रेट प्लेग मतलब वहां की 1/3 पॉपुलेशन खा गया था वो.
कितनी पॉपुलेशन खा गया था? पूरे यूरोप की 1/3। चलो हम बताते हैं 1/3 का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में 6 लोग हैं, सीधे सीधे आप घर से, हर घर से अगर 6 लोग हैं तो हर घर से दो दो लोग का निपटना। समझ लगा? ऐसे यूरोप में हुआ था, हर घर से लगभग अगर 6 है तो दो दो लोग मर रहे। तब नहीं था, आज है। एक और बात बताएं, ये होती कैसे है? पता है नहीं? चूहों से। गणेश जी के वाहन। हाँ, चूहों से फैलती है, इसलिए हम डरने लगे थे चूहों से। पहले लोग इसी में मरते थे, या मैं भी। चलो छोड़ो, अपन आगे बढ़े। A fictionalized account of a great plague of London blend historical fact the narrative storytelling। ठीक, चलो, इसको काल्पनिक रूप में दिखाया गया। किसको? लंदन के ग्रेट प्लेग को। ब्लेंड हिस्टोरिकल, इसमें ऐतिहासिक तथ्यों को ब्लेंड किया गया, मतलब मिक्स किया गया। एंड नरेटिव स्टोरी टेलिंग, और एक अच्छी व्याख्यात्मक कहानी इसमें शामिल की गई। सही है? चलिए, इतना सा था, आगे हम एक्सप्लेन कर देते हैं हम खुद ही। हाँ, डेवलपिंग अ यूनिक लिटरेरी स्टाइल। पहला है रियलिज्म, फिर देखें फर्स्ट पर्सन नरेटिव्स, प्लान लैंग्वेज, मोरल थीम। 1 मिनट, बेसिकली। ओके, करते हैं ट्राई। चलो देखें तो, नहीं यार, काम का है। डेवलपिंग यूनिक लिटरेरी रियलिज्म, पहला रियलिज्म। डिफ्यूज राइटिंग स्टाइल एम्फेसिस रियलिस्टिक डिटेल। इनके वर्क्स में रियलिस्टिक डिटेल मिलती थी। ही ओपन प्रेजेंटेड फिक्शन एज फैक्ट। ये हमें नई बात मिली है कि कोई व्यक्ति अपने फिक्शन को भी एज अ फैक्ट जैसे प्रेजेंट करता था। फैक्ट्स, ब्लरिंग रियलिटी, रियलिटी को भी ब्लर करता था। एंड इमेजिनेशन, और अपने इमेजिनेशन का बेस्ट। फिर फर्स्ट पर्सन नरेटिव। फर्स्ट पर्सन हमें उनके वर्क्स में मिलता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल डैनियल वो रॉबिन्सन क्रूसो। तुमने देखा होगा, उसमें पूरी कहानी रॉबिन्सन क्रूसो खुद सुनाता है। देखा है ना? खुद ही सुनाता है, कोई दूसरा व्यक्ति तो नहीं बता रहा कि एक व्यक्ति था रॉबिन्सन क्रूसो, ऐसा था वैसा था। नहीं, वो बोलता है कि मैं, आई, माई सेल्फ। ही frequently use first person narrative. This techniques give his story an air of authenticity and engagement. ऐसे में कहानी में ऐसी फील होता है, एक ऐसी टेक्निक है ये, तो ऐसा फील होता है कि उसमें सत्यता है। और इमीडिएटेड, मतलब बात घूमने नहीं है, घूम फिर नहीं रही, ऐसा लग रहा है कि बात व्यक्ति सामने हो रही है, इमीडिएट हो रही है। ठीक है, फिर देख ले प्लेन लैंग्वेज। बिफोर रोट इन स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम सटीक लिखते थे बंदा, है ना? क्या लिखते थे ये? इनका स्टाइल कैसा था? स्ट्रेट फॉरवर्ड। असेंबल स्टाइल, हिज प्रोज वाज क्लियर। इनका प्रोज क्या था? क्लियर था, और डायरेक्ट लिखते थे। अपीलिंग टू अ वाइड ऑडियंस, जो किसके लिए होता था? वाइड ऑडियंस, मतलब बहुत सारी भीड़ के लिए, एक के लिए नहीं लिखते थे, पूरी भीड़ पसंद करती। फिर लास्ट पॉइंट है मोरल थी। हिज वर्क ऑफन एक्सप्लोर्ड कॉम्प्लेक्स characters, frequently grappled with ethical dilemmas and societal expectations। क्या होता था? एथिकल डिलेमा, एथिकल मतलब होता है नैतिक चीजें, डिलेमा मतलब होता है कंफ्यूजन, नैतिक कंफ्यूजन। अपने उसमें देखो ना, डैनियल रॉबिन्सन क्रूसो में, जब वो आदिवासी वहां आते हैं तो उसका मन करता है कि मैं इनको क्यों मारूं, इन्हें तो मेरा कुछ नुकसान ही नहीं किया।
है ना। लेकिन जब वो ज्यादा ही लॉस करने लगते हैं तो फिर मारना पड़ता है, समझ गए ना। तो यही कहलाता है एथिकल डिलेमा एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। समाज से क्या आशाएं होनी चाहिए, इस चीज पे वो बात, ठीक है, हो गई है। आज स्लाइड के बाद आगे की 5 अपन देखेंगे कल।